तीनों हजरात, तो इस सीरीज़ के साथ जो न्यू सीरीज़ में लॉन्च करने जा रहा हूँ ए स्क्वायर के पोर्टल पे, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल लोगों के साथ बातें करेंगे कि वो मुख्तलिफ़ अपनी जर्नीज़ कैसे अचीव करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अचीव करके यहाँ पे आते हैं। तो उस जर्नी का जो पहला गेस्ट है हमारा, वो पाकिस्तान से है। आज हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पे इटली में कैसे पहुँचे या दूसरी चीज़ें। तो आज का जो गेस्ट है उसका नाम है मोहसिन। He's from Pakistan actually. So welcome Mohsin to our show at A Square. Thank you So for inviting me. yeah, thank you for being on a show. So the first question actually I would like to start is like the frame of the means हम इसको इस तरीके से लेके जाएंगे कि हम आपकी जो लाइफ है उसको डिकोड करें, इस तरीके से डिकोड करें जो देखने वाले हमारे लोग हैं उनको समझ आए कि जो लोग बाहर आते हैं स्कॉलरशिप्स या मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, उनकी लाइफ कैसे गुजरी होती है, वो क्या क्या चीज़ें अचीव करके आते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा पहला क्वेश्चन कि अगर आप हमें बताना चाहें तो आपकी अर्ली लाइफ कैसे गुजरी, कहाँ पे स्कूलिंग की, अगर कहाँ पे पैदा हुए आप, तो वो किस तरीके की ज़िंदगी थी आपकी। अच्छा, मैं सवाल का जवाब शुरू करूंगा अपने स्कूल से, जहाँ से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। वैसे मेरी फ़ैमिली पंजाब में भी है, कराची में भी बेस करती है, लेकिन मेरी जो अर्ली एजुकेशन थी वो कराची से थी। और बाद में मैं अपने बैचलर्स के लिए इस्लामाबाद मूव हो गया था। तो जो एजुकेशन की बात है उसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने गवर्नमेंट जो हमारे मैट्रिक बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड है, उससे तालीम हासिल की। और मेरे स्कूल के अंदर कैम्ब्रिज सिस्टम भी था, मैट्रिक सिस्टम भी था। तो मैंने दोनों सिस्टम्स को देखा और मुझे लगता था कि उसके अंदर दोनों सिस्टम्स के अपने अपने अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बुरे पॉइंट्स भी हैं। जैसे अगर मैं मैट्रिक सिस्टम या इंटरमीडिएट जो सिंध बोर्ड है उसकी बात करूं, तो उसके अंदर हमारा जो एम्फेसिस होता है वो लैंग्वेजेस पे होता है। जैसे हमें उर्दू लैंग्वेज बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है, सिंधी लैंग्वेज हमारे करिकुलम का पार्ट होता है। और मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि हमें लैंग्वेजेस पे स्टार्ट में जो है ना वो स्ट्रेस किया गया, जो कि उस वक्त हम इतना नहीं पसंद करते थे। हमें लगता था कि जैसे अक्सर ये बात होती थी कि सिंधी लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका क्या काम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपके स्किल सेट होता है, आपको जितनी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। हम यहाँ यूरोप में देखते हैं कि जो लोग इटली में रहते हैं वो स्पेनिश बोल सकते हैं, फ्रेंच बोल सकते हैं, इंग्लिश तो उन्हें नॉर्मली आती ही है। तो वो मेरा बैकग्राउंड इस तरह के एजुकेशन से था, जहाँ पे मैंने सिंधी लैंग्वेज सीखी, उर्दू, फिर इंग्लिश, इसके साथ मैथ और फिज़िक्स भी थी। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस सिस्टम को कैम्ब्रिज सिस्टम से, तो वहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो ये कि वो लोग ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पे, मतलब वो चीज़ों को याद नहीं करवाते। ये एक हमारा ड्रॉबैक है हमारे जो पाकिस्तानी नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो इंटरमीडिएट बोर्ड है उसका, कि स्टूडेंट्स को याद करवाया जाता है, जिसे हम रट्टा कहते हैं। तो उससे आप क्रिटिकल थिंक नहीं कर सकते, आपके जो सॉल्विंग स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होते। तो वो मुझे लगता है कि वो एक ड्रॉबैक था। लेकिन मुझे ख़ुद पर्सनली मैथ्स पढ़ने का शौक़ था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री, मुझे सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट रहा। और ये मेरा स्कूल का सिस्टम रहा। इसके अलावा फिर मैंने कराची से ही आदमजी कॉलेज से अपना जो था इंटरमीडिएट किया। और मैं एजुकेशन में अच्छा रहा, मैं अच्छे स्कोर्स कर रहा था। उसके बाद मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो मैं नेस के एंट्री टेस्ट में अपेयर हुआ, मैंने क्लियर किया। फिर मैं इस्लामाबाद में मूव हुआ, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना बैचलर्स किया। और उसके बाद फिर आगे मेरा जॉब का करियर स्टार्ट हुआ। मेरा ख्याल है काफ़ी डाइवर्स किस्म का एजुकेशनल एक्सपीरियंस है आपका। अगर देखा जाए, आपने सिंध बोर्ड को भी एक्सपीरियंस किया, कैम्ब्रिज को भी, और अच्छे से। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा एक एंगल से, कि आपने बताया कि आपने बैचलर्स की इंजीनियरिंग की। आपने इंजीनियरिंग के बाद सब लोग परेशान होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ख़ास करके जॉब के लिए। वो कहते हैं कि यार जॉब कैसे हंट की जाए और किस तरीके से की जाए। तो इंजीनियरिंग के बाद आपने क्या किया, अगर जॉब की आपने, तो उसको हंट करने के क्या तरीके आपने अपनाए यहाँ? क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ जॉब सैचुरेशन बहुत ही बच्चे इंजीनियर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं और अनएम्प्लॉयड हैं। एक तो जॉब आपने कैसे की, और पहले मेरा ख्याल हम इस पे बात करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। मेरा माइंड शुरू से यही था कि मैं प्रेफर करूँगा कि मैं जॉब ही की तरफ जाऊँ। मेरा स्टार्ट में फ़र्दर स्टडीज़ के लिए मास्टर्स का प्लान नहीं था। तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर कंपनीज़ आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, मैं उनमें अप्लाई कर रहा था। साथ साथ मैं देख रहा था जहाँ जहाँ एडवर्टीज़मेंट आ रही होती हैं, जो नॉर्मल हमारे यहाँ होता है उसमें। फिर फेसबुक ग्रुप्स हैं, इसमें एक ग्रुप था
स्कॉलरशिप नेटवर्क पे भी जॉब्स आ रही होती हैं। इसके अलावा 2-3 और भी थे, जॉब्स फॉर इंजीनियरिंग, जॉब्स फॉर पाकिस्तान के नाम से भी था। वो बहुत मैं एक्टिवली यूज़ करता था, मतलब मैं फ़ॉलो कर रहा था कि कौन कौन सी पोस्टिंग्स आ रही हैं। और मतलब मैं एप्लीकेशन, अच्छा मेरा एम ये नहीं था कि मुझे किस कंपनी में जॉब करनी है, मतलब शुरू में मेरा टारगेट ये था कि किसी भी किस्म की जॉब हो, तो मैं हर इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहा था। लेकिन जो हाई पेइंग या जो ज़्यादा इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स होती हैं, जिसमें टॉप पे हमारे पेट्रोलियम सेक्टर है और फर्टिलाइज़र सेक्टर है, वो मेरा मेन गोल था। और फर्टिलाइज़र के अंदर फिर एंग्रो का नाम काफ़ी ऊपर है, और मतलब उनका एक्सपीरियंस, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा फिर मल्टीनेशनल्स हैं, जिसके अंदर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, यूनिलीवर है, उनके अंदर ही मैंने अप्लाई किया। उनका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो उसमें स्टेजेस होती हैं। पहले आपकी एप्लीकेशन नॉर्मल जाती है, फिर स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो मैं सब प्रोसेस से साथ साथ कर रहा था, और ये मैं अपने 3rd ईयर में ही कर रहा, मतलब 4th ईयर में कर रहा था, जब अभी बैचलर ख़त्म नहीं हुआ था। तो मतलब मैं इस इंतज़ार में नहीं था कि ख़त्म होगा तो उसके बाद अप्लाई करना चाहिए, बल्कि मैं पहले से ही टारगेट कर रहा था कि मुझे इन कंपनीज़ को देखना है और मुझे यहाँ अप्लाई करना है। और इसी में ही फिर मुझे के इलेक्ट्रिक से ऑफ़र हुई थी, जो कि मैंने बाद में ज्वाइन की, और फिर मेरा वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस था। आई थिंक मोहसिन, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरा ख्याल से जो लोग हमारे मोस्टली ग्रेजुएट्स मिस कर रहे होते हैं कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं ग्रेजुएट होंगे फिर चीज़ों को देखेंगे। मेरा ख्याल में आपका आगे बढ़ने का जो मेन इंग्रेडिएंट मुझे लग रहा है, जो मैं अगर डिकोड करना चाहूँ तो वो यही है, या हम स्टूडेंट्स को यही बता सकते हैं कि आप जब ग्रेजुएट ही ना हो, जैसे कि 3rd ईयर में अगर आपको जॉब करनी है तो आप 3rd ईयर से ही अपनी, या 4th ईयर में जैसे आएँ, सर्च आउट करना स्टार्ट कर लें। जॉब करनी है जिस भी नेचर की आप लाइक करते हैं, उनकी आप एप्लीकेशंस देखें, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या उनमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर स्कॉलरशिप्स के जाना है भी, तो मेरा ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज़ किया है, और इस चीज़ पे हमारे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए। और ये चीज़ मैंने भी लेक की थी अपने इसमें, और उसका मुझे कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने भी पड़े। और मैं ख़ुद भी इसी बात पे बहुत फोकस करता हूँ लोगों के कि ग्रेजुएट होने से पहले आप, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट था। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट जो मैं समझता हूँ, आपने जो बताया कि आपका के इलेक्ट्रिक में आप जॉब कर रहे थे, पहले तो वो किस नौइयत की जॉब थी, वहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और वहाँ पे आप इन कैसे हुए थे, मतलब क्या टेस्ट प्रोसेस था, अगर उसको थोड़ा ब्रीफली आप कवर करें। तो के इलेक्ट्रिक जो है वो पहले तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, बाद में फिर वो लोग प्राइवेट हुए थे। तो जब वो प्राइवेटाइज्ड हो चुके थे तो फिर उन्होंने ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया, जो कि नॉर्मली मल्टीनेशनल्स के अंदर फॉलो होता है। तो उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट को एक इंटरनेशनल सिस्टम की तरह से ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके अंदर पहले आपकी इस पे वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसको अगले स्टेज पे बुलाना है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 स्टेजेस थी, जिसमें पहली तो वो एप्लीकेशन होती है नॉर्मल, फिर स्क्रीनिंग इंटरव्यू था, फिर एक ग्रुप एक्टिविटी थी जिसके अंदर वो 5 to 6 स्टूडेंट्स को एक टेबल पे बिठाते हैं, उन्हें टास्क देते हैं। लेट्स से वो आपको कोई प्रॉब्लम दे देंगे रिलेटेड टू इकोनॉमी, फिर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होगा, आपको डिबेट करना होगा दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ। या फिर एक और एक्टिविटी ये थी कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और 5 मिनट्स में आपको उसके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होगी, और फिर आपको वो के इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉयज़ 2 जजेस होंगे, उनके सामने प्रेजेंट करनी होगी और बताना होगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप उस जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। और तो इस तरह से एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर आपको वो जज करते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, टीम वर्क स्किल्स कैसे हैं, लीडरशिप स्किल्स, सारे सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं वहाँ पे टेस्ट होते हैं। और टेक्निकल इंटरव्यू अलग होता है, जिसके अंदर वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो चेक कर रहे होते हैं। उसमें आपके कोर्सेज से रिलेटेड जो आपने बैचलर्स में पढ़े हैं वो डिस्कस होते हैं, वो पूछे जाते हैं। और फिर फाइनल इंटरव्यू जो होता है वो HR इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर वो आपसे एक जनरल आपका फ्यूचर प्लान्स, आपका सैलरी से रिलेटेड इश्यूज़ अगर कोई हैं तो वो, अगर आपको मूव होना है, लेट्स से आप जो कि जॉब कराची में थी, अगर आप लाहौर में रहते हैं या किसी और सिटी में रहते हैं तो फिर आप वहाँ पे मूव किस तरह होंगे, क्या हर्डल्स होंगे, आप उनको कैसे फेस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हो रही होती हैं। और देन उसके बाद फिर जो फाइनल वो एक कॉल आती है, फिर वो सिलेक्शन प्रोसेस, फिर लिस्ट बनती है, फिर जो उसमें सेलेक्ट हो रहे होते हैं वो उनको कॉल करके अगर कोई मना करता है तो फिर वो दूसरी लिस्ट से बुलाते हैं, अपग्रेड कर होते हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसमें आई थिंक 4 to 5 मंथ्स लग जाते हैं। तो ये इतना लंबा प्रोसेस चल रहा होता है, तो इसलिए इसमें ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहें
और जो स्टेप्स आपको बता रहे हैं वो आप सही से करें और उसके लिए प्रिपेयर्ड हों। अच्छा तरीका ये है कि जो लोग पहले से गुजर चुके हैं आप उनसे डिस्कस करें कि क्या पॉइंट्स, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, किस स्टेज के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, और अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड करके जाएं। मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि क्योंकि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन लोग डाल रहे होते हैं तो वो बहुत ही कैजुअल ले रहे होते हैं, मतलब वो इतनी सीरियस नहीं ले रहे होते एप्लीकेशंस को। तो हर एप्लीकेशन, चाहे वो कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, जो भी हो, उसको सीरियस लेके देना चाहिए और वो आपका एक्सपीरियंस गेन हो रहा होता है। लेट्स से अगर आपने इस इंटरव्यू से पहले 2 और इंटरव्यूज़ दे दिए हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करेंगे। और फिर एक प्रेशर होता है इंटरव्यू का, एक आपको प्रेशर हैंडलिंग का आइडिया होता है कि आपने किस तरह से बात करनी है, अपना आइडिया कन्वे कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें आपको फिर बेनिफिट करती हैं। मतलब कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होता है कि मतलब किसी भी बड़ी कंपनी में इन होने के लिए। तो आप क्या के इलेक्ट्रिक में ही रहे, उसके बाद मूव ऑन किया कहीं पे? अगर मूव ऑन किया तो कहाँ पे मूव ऑन किया आपने, क्योंकि अभी आप स्कॉलरशिप पे हैं। तो इरेस्मस मंडस का कहाँ से पता चला? और अगर इरेस्मस मंडस की बात करें, क्योंकि वो यूरोप की बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है और हाईली फंडेड और हर चीज़ इसमें बहुत ही प्रिविलेजेस होते हैं स्टूडेंट्स को, तो एक तो आपको कैसे पता चला, क्यों आपने इरादा किया कि आपको बाहर आना है, मास्टर्स करनी है? हालांकि आप बता रहे थे कि आपका इरादा नहीं था मास्टर्स करने का। पहले तो ये बताएं, उसके बाद फिर आप कवर कीजिएगा कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें जो एक आपको ना एक अच्छा प्रोफाइल बनाती हैं, जिससे आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं एज अ कैंडिडेट, ताकि सिलेक्शन हो जाए आपकी। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने फिर के इलेक्ट्रिक के एक्सपीरियंस से, कि वो मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस था जो मैंने के इलेक्ट्रिक में जॉब की। और फिर वो बेसिकली 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के एंड पे एक इशू क्रिएट ये हुआ कि उस वक्त जो कंपनी थी वो टेक ओवर हो रही थी शंघाई इलेक्ट्रिक से। अच्छा। तो वो चाइनीज़ कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर करने वाली थी। तो क्योंकि अब वहाँ से चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ भी आने थे, तो उनको एक स्पेस क्रिएट करना था कि नए एम्प्लॉयज़ आएंगे, तो वो अपने ट्रेनीज़ को फिर परमानेंट नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने एक ऑफ़र प्रपोज़ की कि अभी एट द टाइम बीइंग, क्योंकि वो प्रोसेस चल रहा था, वो कंफर्म नहीं था, क्योंकि कंपनी से काफ़ी लाइबिलिटीज़ थी, उनके काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स थी, जो कि जब वो प्राइवेट फर्स्ट टाइम हुई थी तो वो पेमेंट्स क्लियर शायद नहीं हुई थी। तो उनको वो चीज़ क्लियर करनी थी ताकि फिर वो अगली जो टेक ओवर है उसके लिए वो एक एनओसी जनरेट हो सके। तो उस वजह से वो फिर सिचुएशन क्रिएट हुई और उन्होंने कहा कि हम अभी फ़िलहाल एट द टाइम बीइंग हम आपको परमानेंट नहीं कर रहे, लेकिन एज अ फ्यूचर हमारे पास कोई ओपनिंग या वैकेंसी होगी तो वो जो ट्रेनीज़ थे उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। इस तरह से वो ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। और जब हमें बात पता लगी टूवर्ड्स द एंड, हमने बताई हमें बात, तो फिर हम दोबारा से वही जो 1 साल पहले बैचलर्स के बाद प्रोसेस किया था वही दोबारा स्टार्ट हो गया। और मैं इस मामले में लकी था कि पीटीसीएल का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 साल से चल रहा था। तो जो मेरा बैच था वो 3rd बैच था, इससे पहले 2 बैच आ चुके थे। और एग्जैक्टली सेम पीटीसीएल का भी इसी तरह से ही जो उनका कंपनी का, हाँ, और उनकी कंपनी की हिस्ट्री भी बिल्कुल के इलेक्ट्रिक से सेम है कि वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो बाद में प्राइवेट हुई और फिर कंपनी ने ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज किया। उनके भी 3 स्टेजेस थी। पहली एप्लीकेशन उनका ऑनलाइन गेम था। हाँ, के इलेक्ट्रिक में ऑनलाइन गेम नहीं था, पीटीसीएल में एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन था जिसके अंदर वो आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें ये था कि आपका मैनेजर जो है वो आपको सही से हैंडल नहीं कर रहा, वो आपकी क्यूरी सॉल्व नहीं करता, आपको सही से गाइड नहीं कर रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जाके हायर अप को कंप्लेन करेंगे? आप कुछ नहीं बोलेंगे? आप उससे जाके झगड़ा करेंगे? क्या करेंगे? तो उसमें वो ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें वो आपकी साइकोलॉजी को देख रहे होते हैं और तरीके से आप थिंक करते हैं। हाँ। अच्छा, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी पीटीसीएल में? पीटीसीएल का अगेन उसी तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जो हायरिंग थी वो मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम से थी, जो कि 6 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और फर्दर उसकी ब्रेकडाउन था, वो 1 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग थी जो पीटीसीएल के एकेडमी हरीपुर में ले जा के हुई। तो जब सिलेक्शन प्रोसेस हो गया जो कि सिमिलर था कि इलेक्ट्रिक के, तो उन्होंने सारे जो सिलेक्ट हुए थे स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से ये हुआ था, अराउंड 100 थे। और अच्छी बात ये थी कि उन्होंने हर रीजन से पर्टिकुलर इंजीनियर उठाए थे, तो टारगेट ना हो बल्कि वो हर रीजन को इक्वल करके। हाँ,
तो ये बहुत अच्छी बात है पीटीसीएल की, और वो जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसको एम करते हैं कि वो पाकिस्तान की डिफरेंट लैंग्वेजेस को, कल्चर्स को यूनाइट कर सकें। तो जितने मैनेजमेंट ट्रेनीज थे वो सब डिफरेंट रीजन से थे, उन सबको उन्होंने एक साथ पीटीसीएल एकेडमी हरीपुर लेके गए। वहाँ पे 1 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग हुई, और उसके अंदर भी हमारी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें भी वो इसी चीज़ को टारगेट कर रहे होते थे। मतलब अगर आपका कहने का मतलब यही है कि जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उन सब का फ़्लो सेम ही होता है, लेकिन मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा था कि इन जॉब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या काम करते थे एज आप वहाँ असिस्टेंट मैनेजर थे या जो भी आपकी पोस्ट थी, तो वहाँ पे क्या क्या आपकी वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी? तो फर्स्ट मंथ तो ये इनकी जो ट्रेनिंग थी वो हो गई। उसके बाद 5 मंथ्स ऑन साइट ट्रेनिंग थी। उसमें ये था कि वो रोटेशनल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। तो जैसे हम टोटल 6 इंजीनियर्स थे जो कराची की जो इनके ऑफिसेस थे उसमें उनको प्लेस किया गया था। तो मेरा डिपार्टमेंट नेटवर्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, और मेरी जो उस ट्रेनिंग के दौरान यानी कि 5 मंथ ऑन साइट ट्रेनिंग हो रही थी, उसके अंदर फिर आपको एक टास्क दिया जाता है। अब वो ग्रुप टास्क होता है, और हम 6 ट्रेनीज़ जो कराची में बेस्ड थे उनको मिल के वो 5 मंथ्स में कंप्लीट करना था। तो हमारा टास्क ये था कि हमें एक एक्सचेंज जो कि कराची के इलाके गुलशन में है उसके सिस्टम उसके कस्टमर्स को एनालाइज़ करना था कि वहाँ पे कितने कस्टमर्स हैं, कितनी कैपेसिटी है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो वो हमें रिपोर्ट बनानी थी, जैसे हम थीसिस कर रहे हैं लेट से, तो वो बिल्कुल उस तरह का ही काम था। तो पीटीसीएल की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 पार्ट्स में थी। जो पहली थी वो मैनेजमेंट ट्रेनी वाली थी, जिसमें हमने प्रोजेक्ट किया था, और उसमें मेरा पार्ट ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में था जो एक एक्सचेंज के ऊपर बेस कर रहा था। और दूसरा जो पार्ट था फिर वो 1.5 ईयर्स पे स्पेन कर रहा था, जिसके अंदर मैं नेटवर्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वेंडर्स थे और जो वहाँ की लोकल डिप्लॉयमेंट टीम्स थी उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट करवाना था, रिपोर्ट्स जनरेट करके हायर मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना था। अगर टेस्टिंग हो रही है तो टेस्टिंग को जाके असिस्ट करना, जिसके अंदर हमारी डिप्लॉयमेंट जो फील्ड टीम्स होती हैं उनके साथ हेल्प करना पेपर वर्क्स में मोस्टली। तो वो ज़्यादा मैनेजेरियल रोल था, टेक्निकल कम था, लेकिन क्योंकि मुझे शौक़ था तो मैं टेक्निकल काम सीखना चाहता था। जैसे मैंने वहाँ पे SFPs, इसके अलावा कार्ड्स, रैक्स, इन सब चीज़ों को स्टडी किया, और जो डिफरेंट वेंडर से जैसे नोकिया, हुआवे, उनके इक्विपमेंट्स को पढ़ा। तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़ुद से इन्हांस किया, जो कि मुझे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से था। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात की आपने कि हर जगह हम लोग जाते हैं ये देखते हैं कि मेरी सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम लोग लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बंदा ख़ुद चीज़ों को एक्सप्लोर करे, क्योंकि आगे बंदा तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक चीज़ें खुद एक्सप्लोर नहीं कर सकता। चलें, ये तो थी जॉब एक्सपीरियंस, अर्ली एजुकेशन। अभी हम आएंगे हायर एजुकेशन पे, जो एरास्मस मंडस हम लोग सुनते हैं, सब कहते हैं ये बहुत ही बड़ी कोई स्कॉलरशिप है ये, और आप उस पर हैं भी। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके बारे में पहले थोड़ा बताइएगा बहुत ब्रीफली, और उसके अलावा ये बताइएगा कि आपने इस स्कॉलरशिप के बारे में प्रिपेयर कैसे किया, और जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनने हेल्प किया आपको क्या, या अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप एक्सपीरियंस चाहिए भी होता है कि नहीं चाहिए होता, या अगर बंदा फ्रेश ग्रेजुएट हो तो वो भी आ सकता है। इस चीज़ों पे अगर थोड़ा बात करें तो आप। तो मेरा स्कॉलरशिप इरास्मस में अप्लाई करने से पहले जो माइंड था वो ये था कि मैं कुछ जॉब एक्सपीरियंस लूँ और फिर उस जॉब एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए बाहर अप्लाई करूँ। ठीक है। तो मैंने पहले इरास्मस के साथ साथ और भी स्कॉलरशिप्स को टारगेट किया, और उनमें वो स्कॉलरशिप्स थी जिनमें जॉब एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल शेवनिंग है, दाद है, फिर स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है। तो मैंने उनमें भी अप्लाई किया था, और इसके साथ फिर मुझे इरास्मस का भी पता लगा। जब मैं स्कॉलरशिप्स को देख रहा था तो उसमें इरास्मस का नाम, जैसा कि अदनान ने कहा कि वो बहुत मशहूर है, तो उसका नाम हर जगह आ रहा था, तो वो फिर खुद ही से बन गया। तो मतलब वो पैरेलल में चल रहा था। और उसके लिए प्रिपेयर मैंने कैसे किया, उसका प्रिपरेशन यही थी कि जो मैंने वहाँ पे पीटीसीएल में काम किया था वो मैं उसको यूज़ कर रहा था, कि मैं उससे अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहा था कि मैंने ये टेक्निकल काम सीखा है। तो जो प्रोग्राम जैसे इरास्मस में पिक्सनेट प्रोग्राम उससे बहुत रिलेटेड है, कि हम उसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ते हैं, जो कि मैंने वहाँ प्रैक्टिकल फील्ड में देखा था। तो मैंने इस तरह प्रिपेयर किया। अच्छा, ये बहुत अच्छी पॉइंट बात की आपने कि आप जब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ख़ास करके मोटिवेशन लेटर की मेरा ख्याल है आप बात कर रहे हैं, कि आप जब मोटिवेशन लेटर लिखते हैं तो जो प्रोग्राम होता है एक तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ट्यून करना चाहिए,
और जो जिस तरीके का प्रोग्राम है उसके एग्जाम्पल, उसका वर्क एक्सपीरियंस, उससे रिलेटेड कोर्सेज या कोई ना कोई चीज़ उससे रिलेट करनी चाहिए अपनी प्रोफाइल को, कि ताकि वो लगे कि आप सूटेबल कैंडिडेट हैं। चलें, ये तो बात हो गई आपकी। मुझे याद है कि आपने बताया था कि आप पिक्सनेट के अलावा आपकी जो है ना जर्मनी में भी काफ़ी एडमिशन हुई थी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप जर्मनी क्यों नहीं गए, एरेस्मस क्यों आए? एरेस्मस की कोई ऐसे ख़ास बेनिफिट्स हैं जिसने आपको मजबूर कर दिया यहाँ एरेस्मस में आने के लिए, जर्मनी नहीं गए? इसका क्या रीज़न था? सबसे पहला बेनिफिट तो फंडिंग है, जो स्कॉलरशिप है। अगर जर्मनी आप जा रहे हैं तो वैसे तो जर्मनी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस नहीं है जो गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी आपको एक ब्लॉक अकाउंट शो करना होता है, अपने मंथली एक्सपेंडिचर आपको जाने से पहले शो करने होते हैं और फिर वहाँ जाके ख़र्चा भी होता है। तो इरेस्मस के अंदर ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि कोई ख़र्चा नहीं था, वो सारे सब कुछ कवर होता है, इवन कि आपके ट्रैवल अलाउंस भी होता है और एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करते हैं उसका भी फ़ंड देते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट मेरे लिए यूके का एलिमेंट था कि मैं अगर कंपेयर करूं जर्मनी को और यूके को, तो उसके अंदर एक लैंग्वेज बैरियर वाली चीज़ जो है वो यूके में फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी, जर्मनी के अंदर फिर लैंग्वेज को देखना पड़ता। दूसरा ये था, और जब मैं एप्लीकेशंस बना रहा था तो उस वक्त कोविड आ गया था और जर्मनी की जो एम्बेसीज थी वो बंद थी, उनका प्रोसेस बहुत स्लो था और काफ़ी एक लंबा वेटिंग में लोग चले गए थे। और यूनिवर्सिटीज़ खुद भी कह रही थी कि हो सकता है वो इस साल ऑनलाइन स्टार्ट कर दें। तो उस दौरान फिर जब इरेस्मस का हुआ तो यूके की एम्बेसीज़ ने फ़ौरन अपना एप्लीकेशन बहुत स्टार्ट कर दिया था और वो कह रहे थे कि ऑनलाइन नहीं होगा। तो मेरे लिए फिर वो उस तरफ पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा थे और मैंने फिर इसलिए इरेस्मस को प्रेफर किया। अच्छा, यहाँ से आपने यूके की बात की, क्योंकि हम दोनों की मोबिलिटी सेम थी, 1 साल यूके 1 साल इटली में, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि पहला साल आप यूके गए, यूके में क्या डिफरेंट लगा एजुकेशनल सिस्टम में, ठीक है, और क्या क्या यूके की कौन सी अच्छी चीज़ें लगी आपको, क्या आप दोबारा भी वहाँ जाना चाहेंगे? मतलब कैसा एक्सपीरियंस था यूके का ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, सोशल लाइफ, सब कुछ? सबसे अच्छा जो पॉइंट यूके में था कि वो उनका जो सिस्टम है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते, मतलब उनका थोड़ा रिलैक्सिंग सा करिकुलम होता है और वो सेल्फ स्टडी टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। हाँ, उनकी क्लास टाइमिंग्स कम है और फिर सेल्फ स्टडी टाइम जो कि उनके एक स्टडी वीक भी होता है जो हमें 1 वीक मिला था, फिर एग्ज़ाम से पहले 1 मंथ के लिए ऑफ हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स खुद पढ़ें, वो नॉलेज को बम्बार्ड नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ का बर्डन नहीं होता, जो कि कंपेरेटिवली हमें इटली में पता लगा कि यहाँ पे कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी चीज़ें करनी होती हैं, उसमें आपको एक ओवरफ्लो हो जाता है एजुकेशन मतलब नॉलेज का। तो आप चीज़ों को क्लियर तो कर रहे होते हैं लेकिन आप अटेन नहीं कर पा रहे होते, वो टेम्परेरी तौर पे आपके बस एग्ज़ाम क्लियर करने की हद तक होता है। और सेकंड यूके का अच्छा पॉइंट मुझे उनका कोर्स वर्क सिस्टम लगा था कि हर कोर्स के अंदर 50% कोर्स वर्क असाइनमेंट्स होते हैं, उसमें आपको खुद से कोई एनालिसिस करना होता है, रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, रिपोर्ट राइटिंग का वहाँ पे बहुत एम्फेसिस है और वो फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। इसके अलावा वहाँ पे स्टूडेंट वेलबींग डिपार्टमेंट है, अगर स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे टीम ऑफ कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस करते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में यूके एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाती हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल नो डाउट चीज़ें हैं, इससे एग्री करूँगा। घूमने के लिहाज से यूके कैसा है, क्योंकि लोगों को ये भी थोड़ा बताएं यूके में घूमने की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ताकि जो लोग क्यूरियस होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए तो उनको थोड़ा पता चले। घूमने के लिए ये है कि यूके के अंदर आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड 4 कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हिस्टोरिकली अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने अपनी हिस्टोरिकल म्यूज़ियम्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया हुआ है। स्पेसिफिकली लंदन के अंदर जितने भी म्यूज़ियम्स थे वो बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा ट्रैवलिंग का वहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत आसान है, मतलब आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, छोटे टाउन्स के अंदर भी ट्रेन नेटवर्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसके अलावा स्कॉटलैंड का जो हमने ट्रिप भी किया था उसके अंदर वहाँ के जो लैंडस्केप्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, मतलब नेचुरल ब्यूटी भी है, तो मतलब आपको वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी भी मिलती है, फिर आपको जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। अगर आप लंदन की बात करें तो एक मेगा सिटी है, उसके अंदर उनका हिस्टोरिकल म्यूज़ियम्स भी हैं, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल घूमने फिरने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूके में। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें साथ में घूमा भी था, एंजॉय भी किया था काफ़ी, नो डाउट मज़ा आया। लेकिन मैं
अभी क्योंकि यूके पहले पार्ट था यूरोप का, फिर अभी हम लोग यूरोप में, इटली में हैं हम लोग, अबाउट टू फिनिश करने वाले हैं डिग्री। मैं ये समझना चाहूँगा कि इटली में आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है एजुकेशनल के हवाले से, और यूके से भी आप होके आए, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें, आपने टच तो किया लेकिन थोड़ा अगर ओवर स्ट्रेस करें और इस पर थोड़ा, तो फिर उसको थोड़ा जैसे ऑडियंस को थोड़ा समझने में आसानी लगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यूके का सिस्टम बहुत डिफरेंट है, यहाँ का डिफरेंट है। यूके वाले जैसे आपने बताया कि वो स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो सेल्फ एक्सप्लोर करे, यहाँ वाले ये चीज़ नहीं करते, यहाँ वाले आपको ख़ुद पढ़ाते हैं बच्चों की तरह ना, लेकिन बर्डन भी ज़्यादा देते हैं। तो आपका इस पर क्या एनालिसिस है? मुझे लगता है कि इटली के अंदर ज़्यादा जो इनका फोकस है वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे है, मतलब बुकिश नॉलेज पे है, कि जो बुक्स के अंदर डिफाइंड चीज़ें हैं उसको पढ़ना और फिर उसको दोबारा से एग्ज़ाम में रिक्रिएट कर देना। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स हैं, तो आप अगर वो स्टेटमेंट आपको पता है कि उसका आंसर क्या होगा तो ही आप आंसर कर सकते हैं। जबकि यूके के अंदर एग्ज़ाम्स के अंदर न्यूमेरिकल्स होते थे कि आप सॉल्व करते थे, आप वैल्यूज़ डालते थे, फॉर्मूला यूज़ करते थे, तो वहाँ पे उनका फोकस ज़्यादा थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे था। तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंस है। इसके अलावा कोर्स वर्क वाला पॉइंट, यहाँ पे उतने ज़्यादा कोर्स वर्क नहीं थे, जो थे उनका फॉर्मेट, रिपोर्ट फॉर्मेट बहुत डिफरेंट था। यहाँ पे वर्ड लिमिट बहुत कम थी, वहाँ वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा होती थी, और डिटेल्ड रिपोर्ट्स होती थी, यहाँ पे डिटेल्ड रिपोर्ट्स नहीं थी। ये अच्छा पॉइंट भी है, बुरा पॉइंट भी है। यहाँ पे ये है कि आप छोटी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो रिपोर्ट्स थी वो ज़्यादा एक रिसर्च पेपर के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे थे। हमने बात की कि इटली में आपका 1 साल रहा और 1 साल यूके में। इरेस्मस में मोबिलिटी होती है, तो मोबिलिटी का क्या मतलब आप समझते हैं कि अफेक्ट होता है? मोबिलिटी क्या बेनिफिशियल होती है या अफेक्ट करती है आपको ओवरऑल? तो ये मोबिलिटी वाला जो पॉइंट है, ये इरेस्मस के मतलब सिलेक्शन के वक्त मुझे काफ़ी क्लियर था, क्योंकि मैं सीनियर से कांटेक्ट में था और उन्होंने मुझे ये चीज़ क्लियर बताई थी कि जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ होंगी उतने ज़्यादा हर्डल्स होंगे, बार बार मूव होना पड़ेगा, फिर नई अकोमोडेशन ढूंढना, वीज़ा प्रोसेस, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो मेरे माइंड में ये चीज़ पहले से थी, और यही रीज़न था कि मैंने अपनी मोबिलिटी में 2 कंट्रीज़ को रखा, क्योंकि पिक्सनेट प्रोग्राम में 3 कंट्रीज़ वाली मोबिलिटी भी है, लेकिन मैंने स्पेसिफ़िकली इटली, यूके 2 कंट्रीज़ को रखा। और मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो इटली, यूके थी, ताकि मैं अपनी प्रोग्राम यूके में एंड कर सकूं और फिर यूके ही में अपना आगे करियर प्रोग्रेस कर सकूं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी क्लियर थी, और मुझे लगता है कि जो लोग भी इरेस्मस में अप्लाई करते हैं उन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए, बहुत क्रिटिकल है और इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि काफ़ी हर्डल्स भी आते हैं, तो इसको थोड़ा क्रिटिकली देखना चाहिए। मेरा ख्याल है अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इरेस्मस के बाद, क्योंकि इरेस्मस का आपके ऊपर टैग लग जाता है, तो लोग कहते हैं कि PhDs में एडमिशन लेना आसान हो जाती है, जॉब लेना आसान हो। तो क्या आप समझते हैं कि कोई प्रिविलेज है मतलब आगे जॉब्स या मास्टर्स लेने में, मतलब और चीज़ें करने में? क्योंकि जितना कदर मुझे आइडिया है, इतना तो मुझे अंदाज़ा है कि हमारी जो पुरानी पिछली बैचेज़ हैं, सब ओवरऑल जितने भी लोग हैं 93 या मतलब समथिंग अराउंड 95+% लोग जो हैं लग जाते हैं कोई जॉब या उसमें। तो आप क्या समझते हैं इसमें? मुझे लगता है कि इरेस्मस प्रोग्राम्स के अंदर जो इंडस्ट्रियल, एटलीस्ट पिक्सनेट प्रोग्राम के अंदर इंडस्ट्रियल पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम थी, और उसकी वजह से अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ज़्यादा जो फोकस था वो रिसर्च पे या एकेडेमिया पे रहा। हमें इंटर्नशिप्स पे नहीं, या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इतना नहीं मिला। तो मेरा प्रोफाइल, या जो मेरे साथ बैचमेट्स हैं, सीनियर्स हैं, उनका प्रोफाइल ज़्यादा एकेडेमिया से इंक्लाइंड हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपका कौन सा इरेस्मस प्रोग्राम है। जैसे स्मार्ट नेट प्रोग्राम जो कि हमारे साथ एस्टन में 1 ईयर साथ पढ़ते हैं, उनके लिए फ़्रांस में इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता है। सो उनका प्रोफाइल जॉब के लिए ज़्यादा कनेक्टेड है, या वो जॉब की तरफ ज़्यादा ईज़िली मूव कर सकते हैं, जबकि पिक्सनेट के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वेरिएबल फैक्टर है कि आपका जो फ्यूचर करियर है वो इरेस्मस किस तरह शेप करता है, ये प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि लेकिन ये तो बिल्कुल आपने की कि शेप करता है। तो अगर जो लोग एकेडमिया में आते हैं, तो क्या इससे आपको फ़ायदा होता है आगे की चीज़ें हंट करने में? जैसे अगर इरेस्मस के अलावा कोई नॉर्मल ग्रेजुएट अप्लाई कर रहा हो, तो क्या आपको कोई प्रिविलेजेस मिलते हैं इन चीज़ों में या नहीं मिलते? मेरे कहने का मतलब ये है जैसे कि आप PhD ईज़िली मिल जाए आपको प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है? और अगर पड़ता है तो आपका क्या इरादा है कि लोग
मास्टर्स करने के बाद जॉब की तरफ जाएं या पीएचडी को ही टारगेट करें? इरेस्मस का ओवरऑल यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा नाम है, तो अगर यहाँ पे आप पीएचडी या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है, आपका प्रोफाइल बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में एक अच्छी पोजीशन पे होगा। और इसमें फिर वही बात मेरे ख्याल में कनेक्ट हो रही है कि आप मास्टर्स के बाद अपने आप यानी आपका थ्रू आउट 2 साल गोल का क्या है? इरेस्मस एक्सपीरियंस कैसा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ इस पे कि ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से एंड करते हैं। जैसे कि कुछ हमारे दोस्त हैं नोकिया, बेल लैब्स या वगैरह, अगर वो वहीं पे एंड करते हैं तो उनके लिए जॉब लेना आसान होता है। लेकिन जैसे आपने एक पीछे बात की कि अगर आप ओवरऑल इरेस्मस में हैं, इरेस्मस का काफ़ी बड़ा नाम है, तो एक आपके साथ जो है ना, जो जैसे हम कहते हैं ना, ठप्पा लग जाता है, मतलब एक अटैच हो जाता है कोई टैग, तो आपके लिए चीज़ें मेरा ख्याल है आसान हो जाती हैं। और ओवरऑल जो मैंने देखा है इरेस्मस के मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं उनको जॉब लग ही जाती है, वो कोई फारिग नहीं बैठते। हाँ, अगर वो कोई बिल्कुल ही वेला बंदा हो तो फिर अलग बात है। तो और कोई चीज़ अगर आप इरेस्मस के बारे में शेयर करना चाहें, इनसाइट जो आपने इरेस्मस की जर्नी से सीखा है, क्योंकि अबाउट टू एंड करने वाले हैं, तो वो ऑडियंस के साथ शेयर करें, तो फिर हम एंड करते हैं क्योंकि लंबा टाइम हो गया है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इरेस्मस की लगी कि यहाँ पे हमें बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और सबसे अच्छी इरेस्मस की बात यह है कि यहाँ पे एक कल्चरल एक्सचेंज जो कह सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे फील हुई। हमारे जितने दोस्त हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से थे, हमें उनसे उनके कल्चर को सीखने का, उनकी लैंग्वेज को, उनके एजुकेशन सिस्टम को उनके साथ पढ़ने का मौका मिला। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इरेस्मस की। और दूसरी चीज़ ट्रैवलिंग, कि अगर आप इरेस्मस में हैं तो आप नेक्स्ट हम इटली में हैं, हमारे पास शेंगन वीज़ा है, हम थ्रू आउट यूरोप से ट्रैवल कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। नो डाउट, तो बहुत बड़ी बात नो डाउट। जैसे मोहसिन ने बताया कि काफ़ी ज़बरदस्त इरेस्मस की हैं, तो हम इनक्रेज करेंगे कि सब आप लोग आएँ, और आप आएँ, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हम तक रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प भी करेंगे। लेकिन अप्लाई करना आप ज़रूर स्टार्ट करें, इन चीज़ों में आएँ, क्योंकि बहुत सारे इनके फ़ायदे होते हैं। थैंक यू वेरी मच मोहसिन, टाइम निकाला पूरी एक जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी मज़ा आया मुझे तो आपकी जर्नी को डिकोड करके। थैंक यू अदनान मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरे ख्याल में अदनान काफ़ी अच्छा काम कर रहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब लोग बाहर आते हैं तो फिर वो अपने बाकी दोस्तों को इस तरह से गाइड नहीं करते, वो सोचते नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि उन्हें पता लगे कि हम किस स्ट्रगल से गुजरे और फिर वो उन गलतियों को रिपीट ना करें, उनके लिए आसानी हो, वो आसानी से हम मूव हो जी बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू, मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, ताकि हम मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच सकें। सब्सक्राइब करें, और आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।